है। चलिए, मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको शायद? सर अभी दिखेगी, देखो। ठीक है, हाँ, हम ये एग्जांपल देख रहे थे। ठीक है, अब ये क्या बोलना चाह रहा है? एक सेकंड। ओके, ठीक है, तो यही हम देख रहे हैं। तो आपके पास क्या दिया हुआ है? फंक्शन f इज डिफाइंड। ठीक है, तो फंक्शन f इज डिफाइंड फ्रॉम ए सेट आपको दिया है r माइनस ऑफ 3/5। सर आई ऑफ ए वाला समझ नहीं आ रहा है सर। मैं बताता हूँ ना क्या है। देखो, ए दिया हुआ है सेट और बी दिया हुआ है सेट आपको। ठीक है, फंक्शन जो डिफाइंड है वो बी टू ए डिफाइंड है, एफ जो है, और जो जी डिफाइंड है वो आपके पास ए टू बी डिफाइंड है। ठीक है, फंक्शन बी टू ए डिफाइंड है और ए टू बी डिफाइंड है। ठीक है, तो जब मैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिखता हूँ, दैट इज फॉग ऑफ एक्स, तो होता क्या है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिखता हूँ, तो जो फॉग फंक्शन डिफाइन होगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो वो क्या डिफाइन होगा बताओ मुझे? जी के अंदर इनपुट जाएगा तो ए टू बी। याद करो आप, हम जब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स डिफाइन करते थे तो इनपुट में क्या गया? इनपुट में ए गया। ठीक है, और आउटपुट में क्या आया? ए आया। सही है, इनपुट में ए गया, आउटपुट में आया, इसीलिए आइडेंटिटी इन ए लिखा हुआ है। ठीक है, अब जब गॉफ लिखा हुआ है मैंने, गॉफ, ठीक है, फॉग जो डिफाइंड है वो फ्रॉम ए टू ए है। अब आंसर तो सेट ए में से ही आएगा, लेकिन सेट ए में से जो आंसर आएगा वो इनपुट के एग्जैक्टली बराबर आएगा, मतलब एक्स आएगा। मतलब अगर आपने इनपुट में एक्स दिया, आउटपुट भी एक्स ही आएगा, और ये जो एक्स है वो सेट ए को बिलोंग कर रहा है। ये क्लियर है? समझ आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? जब गॉफ डिफाइन होता है तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स डिफाइन होता है। सो फर्स्ट फंक्शन एफ इज डिफाइंड फ्रॉम बी टू ए, देन ए टू बी। जब ये डिफाइन होता है तो गॉफ क्या डिफाइन होगा? गॉफ वुड बी डिफाइंड फ्रॉम बी टू बी, तो जो आंसर आएगा वो बी में से आएगा। इज इट क्लियर? ये सबको समझ आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? ठीक है, अगर आप रिलेट कर पा रहे हो ए टू बी बी टू सी, तो ए टू सी होता है। अब यहाँ पे दिया हुआ है ए टू बी बी टू ए, तो ए टू ए, फिर बी टू ए टू बी, बी टू बी। सही है? नहीं सर नहीं। अरे भाई, ये वाला ही तो बता रहा हूँ मैं, क्या हो गया तुम लोग को यार? ए टू बी है, फिर दूसरा वाला बी टू ए है, तो आउटपुट में ए टू ए आ जाएगा ना यार। हाँ अच्छा अच्छा हो गया। तुम लिखते नहीं हो सब तक, इसलिए नहीं समझ आ रहा है तुमको। लिखो हर एक चीज यार जो समझा रहा हूँ मैं। ये ए टू बी है, फिर बी टू ए है, तो भाई स्टार्टिंग में ए है, अब आउटपुट में भी तो ए आएगा। फिर दूसरे केस में क्या है? बी टू ए है, फिर ए टू बी है, तो बी टू बी आएगा ना। एक सर सेकेंड मतलब फॉग में B2 भी आएगा और गॉफ में में A2 है। मैं तुमको यही स्लाइड दिखा रहा था, स्लाइड में अब दिखेगा, देखो दिख रहा है ए टू बी और बी टू ए, तो ए टू ए आपके पास नेट फंक्शन डिफाइन होगा गॉफ। समझ आ रहा हाँ है? हाँ कैसा लिया इसमें बता? सर मतलब वो दोनों फंक्शन एक दूसरे के इन्वर्स होंगे। वो हम अभी बोल नहीं रहे, वो हम बाद में बोलेंगे। अभी मैं ये कोई स्टेटमेंट दे ही नहीं रहा हूँ। मैं दो चीज़ एक साथ आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। पहले जो मैं बताना चाहता हूँ मैं वही बता रहा हूँ। आइडेंटिटी क्या होता है, वो इन्वर्स होगा कि नहीं होगा वो मुझे पता नहीं है अभी। आई डोंट नो दैट। इन्वर्स होगा तभी ऐसा होगा ना। पता नहीं, आई डोंट नो।
करंटली आई डोंट नो दिस, ठीक है। जितना बता रहा हूँ पहले उतना समझ लो भाई, आप आगे आगे चलेंगे तो ज़्यादा कंफ्यूजन होगा, ठीक है। सर हाँ मतलब फॉग ऑफ जो भी है फॉग, वो B2B आएगा और गॉफ A2A आएगा। हाँ, इस केस में आएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है हमने, और सर ठीक है। स्लाइड करो एक, हाँ वो लास्ट वाले दो क्या है वो समझ नहीं आ रहा है। हाँ, अब आई ए लिखा हुआ है, ये आई ए क्या होता है? इट्स एन आइडेंटिटी इन ए, इट्स एन आइडेंटिटी इन ए। ये ए के अंदर आइडेंटिटी है। ए के अंदर आइडेंटिटी का मतलब क्या है? इनपुट में अगर ए दिया तो आउटपुट में ए आएगा, सेट में से आंसर आएगा। इनपुट में अगर बी सेट में से डाला, आउटपुट में बी सेट में से आएगा, और वही आएगा जो इनपुट आपने डाला था, ओके सर। ठीक है। अब ये हमको प्रूव करना है, तो ये मैं कैसे प्रूव करता हूँ? वेरी सिंपल। मान लो g ऑफ f ऑफ x में निकाल लेता हूँ। अब g के अंदर क्या fx डालना है, तो ये क्या बन जाएगा? 7 टाइम्स fx प्लस 4 अपॉन 5 टाइम्स f ऑफ x माइनस 3, ठीक है। अब f ऑफ x की वैल्यू ये वापस से डाल सकते हैं, इसमें सब्स्टिट्यूट कर लो, इसका आंसर आपको x ही मिलेगा। देखो आप पुट करके देखो, fx इसके अंदर डालो और सिंप्लीफाई करो, फिर क्या आंसर आ रहा है मुझे बताओ। आ रहा है सबको x आ रहा है इसका आंसर? चलें आगे। अब अगर आपने सब्स्टिट्यूट कर लिया fx की जगह, सिंप्लीफाई करने पे x ही मिलेगा। सेम आप f ऑफ g ऑफ x के लिए भी बता सकते हैं। f ऑफ g ऑफ x में क्या करेंगे? f के अंदर हर जगह gx डाल देंगे, तो 3 टाइम्स g ऑफ x प्लस 4 अपॉन 5 टाइम्स g ऑफ x माइनस 7, और हम बता देंगे कि ये भी मेरा x आ रहा है, ठीक है। और x आ रहा है, इसका मतलब क्या है? 10 गॉफ ऑफ x इज x, fog of x is x, which is an identity in A and identity in B. Is it clear? यस सर। आगे चलें, नेक्स्ट नोट देख लेते हैं अभी, ठीक है। तो ये इसका जस्टिफिकेशन और ये इसका सिंप्लीफिकेशन है। आई गेस सबको ये दिख रहा है, यही आंसर आ रहा होगा आपका, ठीक है। ठीक है, कॉफ एक्स सब सिंप्लीफाई किया, एक्स आ गया, फॉग एक्स भी एक्स आ गया आपके पास, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक बार आप देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी है। देखो, अगर एफ और जी है 1 1 है, तो गॉफ भी 1 1 ही होगा, ठीक है। इफ आई एम सेइंग fog, see f is defined from a to b, g is defined from b to c, then gof from a to c is a 1 1 function। fog की बात ही नहीं कर रहे हैं, fog डिफाइन ही नहीं होगा यहाँ पे। fog को डिफाइन होने के लिए आप देखो b to c है, फिर c to कुछ होना चाहिए ना, वो तो है ही नहीं, तो fog तो डिफाइन ही नहीं होगा, ठीक है। लेकिन f 1 1 है, g 1 1 है, तो gof भी 1 1 होगा ही होगा। ये कैसे प्रूफ कर सकते हैं? तो क्या करेंगे हम, g ऑफ f ऑफ x इक्वल टू g ऑफ f x2 कर देंगे, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला, तो g ऑफ f ऑफ x1 है, g ऑफ f ऑफ x2 के बराबर है। दिस इम्प्लाइज f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2 है। दिस इम्प्लाइज x1 इज इक्वल्स टू x2 है। इज इट क्लियर? सर नहीं समझ आया। देखो हमने क्या बोला कि अगर मेरा f11 फंक्शन है और मेरा g11 फंक्शन है, ठीक है, तो गॉफ भी 1 1 फंक्शन होगा ही होगा। सब तक 1 1 का मतलब क्या होता है? g ऑफ
कुछ भी आप इसमें डालो, ठीक है, मान लो x1 डाला, ठीक है, और g ऑफ कुछ x2 डाला। अब ये 1 1 इसका मतलब क्या है, x1 इज इक्वल्स टू x2 है। तो g के अंदर जो भी लफड़ा आपने डाला, ठीक है, वो इक्वल आ जाएंगे। इनपुट अगर इक्वल होगा तो आउटपुट इक्वल होगा। 1 1 का मतलब ये होता है। हमने ये 1 1 फंक्शन जब प्रूव कर रहे थे तब ये समझाया तो था मैंने आपको, ठीक है। तो g के अंदर जो भी चीज है वो एज इट इज आ जाएगी। क्यों? क्योंकि g एक 1 1 फंक्शन है, फिर f भी 1 1 फंक्शन है, तो f के अंदर जो भी है वो इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, अगर x1 x2 के बराबर है तो गॉफ ऑफ x1 गॉफ ऑफ x2 के बराबर है। तो इससे हमने क्या प्रूव कर दिया, गॉफ भी मेरा 1 1 फंक्शन है। इज इट Yes, क्लियर? अभी तक जो मैंने सब समझाया, अगर आप उसको रिलेट कर पा रहे हो तो आपको ये भी समझ आ जाएगा। सर जैसे कि हमने गॉफ लिया तो उसमें वो B2C और फिर A2 भी आना चाहिए ना उसमें, आपने मतलब पहले G गॉफ देखते हैं कि पहले F? गॉफ में बेटा g ऑफ f ऑफ x होता है, g ऑफ f ऑफ x। तो पहले f के अंदर इनपुट जाएगा, फिर वो g के अंदर जाएगा ना। तो पहले f देखते हैं। हाँ। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें क्या। ये एक इम्पोर्टेंट नोट है, इट्स अ प्रॉपर्टी। सर एक ठीक मिनट है, लिखना बाकी है। लिख लो। सर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अब ये क्वेश्चन भी देख लो आप, क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ये सारे लिखने के तरीके हैं, कैसे हम एग्जामिनेशन में अपने आंसर को जस्टिफाई करेंगे अगर ये 1 मार्क में क्वेश्चन आता है या 2 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है तो। ठीक है, अब फंक्शन क्या लिखा है, फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। जो दूसरा फंक्शन है g वो डिफाइंड है b टू c आर ऑन टू। देन गॉफ इज डिफाइंड फ्रॉम a टू c इज ऑल्सो ऑन टू। ठीक है, f जो है वो a टू b में डिफाइन है, g जो है वो b टू c में डिफाइन है। तो ऑब्वियसली g ऑफ f ऑफ x a से c में डिफाइन होगा, वो भी ऑन टू होगा। हमें ये प्रूव करना है, अगर f और g ऑन टू है तो गॉफ भी ऑन टू होगा, ये प्रूव करना है। तो मैं क्या बोलता हूँ, ठीक है, कोई एक नंबर है जो मान लेते हैं सेट सी में बिलोंग करते हैं। ठीक है, सेट सी में एक नंबर बिलोंग करता है। ठीक है, तो उस सेट सी की प्री इमेज, सेट सी की प्री इमेज सेट बी में होगी। मेरी एक एक स्टेटमेंट समझना, सेट सी की जो प्री इमेज है वो सेट बी के अंदर होगी। ठीक है, तो देयर एग्जिस्ट g ऑफ y इक्वल टू z। मतलब जो ये z वैल्यू है वो किसी y वैल्यू के लिए z आंसर देगी। अब ये y जो है वो किस सेट में होगा, b के अंदर होगा। ठीक है, अब फिर हम क्या बोल रहे हैं, सिमिलरली ये ऐसा मैंने क्यों बोला, ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो मेरा g फंक्शन है वो ऑन टू फंक्शन मुझे दिया हुआ है। मतलब हर एलिमेंट जो c के अंदर है उसकी एक ना एक प्री इमेज b के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। इज इट क्लियर? अब जो b में एलिमेंट प्रेजेंट है वो a के साथ मैप्ड है। अब f जो फंक्शन है वो भी मेरा ऑन टू फंक्शन है। मतलब किसी y का जो b में मैपिंग हुआ है उसका कुछ ना कुछ प्री इमेज a में रहा होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई x वैल्यू है जो y की प्री इमेज है f के अंदर। ठीक है, सो देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x इन a विद f ऑफ x इज इक्वल्स टू y। मतलब x की कोई इमेज y है और y की कोई इमेज z है, तो ऑब्वियसली x की इमेज z आ गई आपके पास। तो अगर आपने x इनपुट में दिया तो उसके लिए आपको z मिल गया। इज इट क्लियर? दस गॉफ इज एन ऑन टू फंक्शन। क्या सबको समझ आया मैंने क्या बताया? नहीं सर। देखो, आपके पास 3 मैपिंग है, एक f है और एक g है। ठीक है, अब कोई ना कोई एक एलिमेंट z में होगा जो यहाँ पे y के साथ मैप्ड होगा। क्यों? क्योंकि ऑन टू है। सो फॉर एवरी इमेज देयर इज अ प्री इमेज इन द गिवन सेट। ऑन टू का मतलब ये होता है हर एलिमेंट मैप्ड है। सो फॉर सम z इन सेट c देयर इज y इन सेट b व्हिच इज अ प्री इमेज ऑफ z। ये सबको क्लियर है? एक एक मेरी स्टेटमेंट समझो और उसको लिख लो आप। नेक्स्ट, अब y जो है वो f फंक्शन के लिए इमेज की तरह एक्ट कर रही है, तो फॉर श्योर किसी न किसी y की प्री इमेज रही होगी f के अंदर। क्यों? क्योंकि जो फंक्शन f है वो भी ऑन टू फंक्शन है, तो कोई तो उसमें भी हर एलिमेंट का मैपिंग हुआ है, तो आपके पास f से हर एलिमेंट की इमेज बनी हुई है। इज इट क्लियर?
तो y की कोई ना कोई प्री इमेज तो f फंक्शन के अंडर में x लाई करेगी ही करेगी। ठीक है, तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ कि भाई z का कुछ प्री इमेज y है, y का कुछ प्री इमेज x है, तो हर एलिमेंट जो इस सेट का है c का, उसकी कुछ ना कुछ प्री इमेज f के अंडर बनेगी ही बनेगी। तो मेरा ये फंक्शन ऑन टू हो जाएगा गॉफ। ठीक है, अब आपको मैंने ये सब जो ट्रांसलेट करके हमारी लैंग्वेज में समझाया है उसको इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, और वो इंग्लिश भी मैंने आपको समझा दिया है कैसे लिखा है। और सम सेट c बिलोंगिंग z बिलोंगिंग टू c देयर एग्जिस्ट g ऑफ y इक्वल टू z। ठीक है, ये सारा मैंने समझा दिया, तो वापस से रिपीटेशन हो जाएगा तीसरी बार। ठीक है, तो एक बार आप इसको लिख लें और समझ लें अच्छे से। ठीक है, और जिन जिनको थोड़ा सा भी ऐसे लैंग्वेज में, सी सारे लैंग्वेज बेस्ड चैप्टर ये है और इसके क्वेश्चंस है। ठीक है, एनसीईआरटी के हिसाब से जब हम बात करते हैं, दिस इज ऑल लैंग्वेज बेस्ड। ठीक है, तो आपको लैंग्वेज अगर समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है मैथमेटिकल, तो आप वीडियो को वापस से जाके एक बार देख लेना। ठीक है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ओके, शुड वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ? सर 1 मिनट लिखने का। लिख लो बेटा, लिख लो। चलें आगे। सर 1 ही मिनट। डन। देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। क्या लिखा है? कंसीडर द फंक्शंस, देखो, consider the functions f and g such that composite GOF is defined and is 1 1। are f and g both necessarily 1 1? तो ये भी बहुत एक important Why are property। you asking the doubts again and again? क्या हुआ साहिल? ठीक है, ये फंक्शन आपको दिया हुआ है। ठीक है, कंसिडर द फंक्शन is given to you, consider the function f and g such that GOF is defined and is 1 1। are f and g both necessarily 1 1 functions? तो अगर मेरा GOF 1 1 है, तो अब इससे पहले हमने क्या देखा था, अगर f और g 1 1 है तो GOF 1 1 होगा ही होगा। लेकिन अगर मेरा GOF 1 1 है तो क्या f और g दोनों को 1 1 होना पड़ेगा? तो हम वो एग्जांपल देख रहे हैं। सो इफ यू सी, अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो तो आपका जो f फंक्शन है, जो आपका f फंक्शन है वो 1 1 फंक्शन है, लेकिन g जो मैंने यहाँ मैपिंग किया हुआ है वो 1 1 फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो अगर f मेरा 1 1 फंक्शन है और g मेरा देखो 1 1 फंक्शन नहीं है, फिर भी अगर मैं GOF डिफाइन करता हूँ, ठीक है, सो इफ आई डिफाइन GOF ओवर हियर, तो क्या GOF मेरा 1 1 है? चेक करते हैं। देखो 1 का इमेज x आएगा, 2 का b आएगा, 3 का z आएगा, 4th का w आएगा और 5th का p आएगा। तो क्या ये 1 1 फंक्शन है? यस, 1 1 फंक्शन है। तो अगर मेरा GOF 1 1 है तो नेसेसरीली f को 1 1 होना ही पड़ेगा। इज इट क्लियर? समझ आ गया? आप चाहो तो एक और एलिमेंट इसमें ऐड कर दो। मान लो आपने 6 को ऐड कर दिया। ठीक है, अगर आपने 6 को इसके अंदर ऐड कर दिया, ठीक है, अब 6 का मैं मैपिंग करता हूँ। देखो, ठीक है, मान लो 6 का मैंने मैपिंग कर दिया एक तरीके से f के साथ, तो अब मैपिंग क्या हो गया? 5 का p के साथ, 6 का भी p के साथ। तो इस केस में GOF मेरा 1 1 नहीं रहा। तो मेरा ऐसा फंक्शन होना चाहिए जिसमें GOF 1 1 तो होना ही चाहिए। ठीक है, GOF को 1 1 मैं बना लेता हूँ। अब देखो, अगर मान लो मैं दूसरे केस में 6 को इसके साथ मैपिंग कर लेता हूँ, तो 5 का भी p आ गया और 6 का भी मेरे पास p आ गया। तो क्या ये 1 1 फंक्शन है? नहीं है। तो यहाँ से मैंने क्या कंक्लूजन डिराइव कर लिया कि फॉर इफ माय GOF इज 1 1, ठीक है, इफ माय GOF इज 1 1, देन f हैज टू बी 1 1। f को जो है वो 1 1 होना ही पड़ेगा, f हैज टू बी 1 1 एंड g नीड नॉट टू बी 1 1। इसलिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ की तरह स्कूल एग्जामिनेशन में पूछते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। if GOF is a 1 1 function,
ठीक है, तो क्या g को 1 1 होना पड़ेगा, ट्रू और फॉल्स, या किसको 1 1 होना पड़ेगा? ठीक है, वो आप एग्जाम्पल में बता दीजिए, जस्टिफाई और आंसर करके भी बोलेंगे आपको, तो एग्जाम्पल लेके आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, सो इफ माई गॉफ इज अ 1 1 फंक्शन, ठीक है, देन नेसेसरली f हैज टू बी 1 1, जो इनपुट वाला है वो 1 1 होना चाहिए। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं, इनपुट में 1 1 होना चाहिए। चले आगे, सर एक मिनट। लिख लो इसको। ठीक है, चलें आगे, लेट्स टेक नेक्स्ट नाउ। नेक्स्ट, आर एफ एंड जी बोथ नेसेसरली ऑन टू इफ गॉफ इज ऑन टू। अब इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, अगर एफ और जी ऑन टू है तो गॉफ फॉर श्योर ऑन टू होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि गॉफ ऑन टू है, तो क्या एफ और जी को ऑन टू होना पड़ेगा, दोनों को? तो वो हम बताने वाले हैं कि इज इट नेसेसरी और नॉट। तो हमने मैपिंग कर दिया, ठीक है, अगर आप देखोगे तो f को मैंने क्या करा है, f मेरा ऑन टू नहीं है यहाँ पे, ठीक है, और अगर मान लो मैं एक एलिमेंट इधर s छोड़ देता हूँ और, ठीक है, तो ये भी मेरा ऑन टू नहीं है, ठीक है। अब g भी मेरा ऑन टू नहीं है और s भी मेरा ऑन टू नहीं है, लेकिन क्या मेरा गॉफ ऑन टू होगा? नहीं होगा, गॉफ ऑन टू नहीं है। बट क्वेश्चन में क्या लिखा है, गॉफ इज ऑन टू। तो आप कुछ भी मैपिंग ऐसे करो, गॉफ को ऑन टू बनाओ, फिर चेक करो क्या एफ ऑन टू है नेसेसरली, जी ऑन टू है या नहीं। अब एक जो बहुत इजी अंडरस्टैंडिंग यहाँ से हमें ये मिल रही है कि गॉफ को अगर ऑन टू होना है, मतलब जी का जो आउटपुट है वो सारे एलिमेंट्स मैप होने चाहिए। अब जी के सारे एलिमेंट्स कब मैप होंगे, जब जी खुद ऑन टू होगा, तो जी को ऑन टू तो होना ही पड़ेगा। इज इट क्लियर? सो जी हैज टू बी ऑन टू, जी को ऑन टू होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हमने जी को यहाँ ऑन टू बना लिया, लेकिन क्या एफ को भी नेसेसरली ऑन टू होना पड़ेगा, तो हम वो चेक कर रहे हैं। तो अगर मैं एफ को यहाँ पे आप देखो, 1 का इमेज पी है, 2 का क्यू है, 3 का आर है, 4 का भी आर है, तो हर इनपुट के लिए मुझे आउटपुट मिल गया, हर इनपुट के लिए मुझे आउटपुट मिल गया। तो क्या मेरा गॉफ ऑन टू है? यस, गॉफ ऑन टू है। क्या मेरा एफ ऑन टू है? नो। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला, फॉर गॉफ टू बी ऑन टू, जी हैज टू बी ऑन टू, नॉट नेसेसरीली एफ। एफ को नेसेसरली ऑन टू होना नहीं पड़ेगा, नॉट नेसेसरीली एफ। इज इट क्लियर? एफ फंक्शन ऑन टू होगा या नहीं होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जी को ऑन टू होना ही पड़ेगा। एफ ऑन टू नहीं होगा तो भी चलेगा, ठीक है, नेसेसरली ऑन टू होना पड़ेगा, नो। इज इट क्लियर? लिख लें आप, फिर हम आगे चलते हैं। तो ये जो दो तीन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, एमसीक्यू में पूछते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिए आप। सर एक मिनट लिखना है।
चलें आगे। हाँ सर। ओके, लेट्स मूव ऑन नाउ। अब नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट नोट आप लिख लें। गॉफ इज 1 1 implies input is 1 1. गॉफ इज on 2 implies output has also to be on 2. ठीक है, ये नोट आपने अभी लिख लिया होगा आई गेस। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अब सबसे इंपॉर्टेंट एक और टर्मिनोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये प्रॉब्ली सेकंड लास्ट टर्मिनोलॉजी है, बाइनरी ऑपरेटर से पहले की है। ठीक है, इसके बाद सिर्फ एक और टर्मिनोलॉजी नहीं आएगी, बाइनरी ऑपरेशंस। तो अब ये टर्मिनोलॉजी क्या बोल रही है? अ फंक्शन f इज डिफाइंड फ्रॉम x to y, ठीक है, is said to be invertible if there exists a function g from y to x. अगर x to y एक फंक्शन है तो y to x भी एक फंक्शन होगा, such that gof is an identity and fog is an identity in y. Now this is trivial, जो हमने क्वेश्चन किया वो उसके बिल्कुल सिमिलर है, a to b और b to a वाला। अब gof of x, g of f of x, ठीक है, तो जब gof एक फंक्शन डिफाइन होगा तो क्या होगा? x to x इसका मैपिंग होगा। भाई गॉफ जो फंक्शन डिफाइन होगा ये कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा? x to x होगा ना, ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा आइडेंटिटी इन x होगा, और फॉग जो है वो y to y डिफाइन हो जाए और आंसर क्या आ जाए? आइडेंटिटी इन y आ जाए। सी, ऐसा हमेशा नहीं होता है। अगर एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर और एक हमने cos x लिया तो cos ऑफ एक्स स्क्वायर एक बना और एक cos स्क्वायर x बना, तो ये आइडेंटिटी नहीं है, तो ये एक दूसरे के इनवर्स नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स नहीं है। जो आइडेंटिटी बनेंगे वो एक दूसरे के इनवर्स होंगे, ये हम बोलना चाह रहे हैं। इज इट क्लियर? तो ये क्या लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिखिए। फंक्शन जो x to y में डिफाइंड है और वो इन्वर्टिबल होगा अगर g y to x है, ठीक है, सच दैट गॉफ आइडेंटिटी दे दे और फॉग भी आइडेंटिटी दे दे। तो इस केसेस में जो g फंक्शन आपने बनाया वो फंक्शन f का इनवर्स है और डिनोट करा जाएगा f इनवर्स से। ओके, सबको क्लियर है? f x to y है तो g हमने एक ऐसा फंक्शन बनाया जो y to x डिफाइन हो, ठीक है, और जब g ऑफ f ऑफ x हम करें तो आइडेंटिटी x में आ जाए और f ऑफ g ऑफ y करें तो भी आइडेंटिटी इन y आ जाए। ऐसे फंक्शन को हम इनवर्स इज द, तो जो ये g फंक्शन आपने खुद से बनाया, आप ध्यान रखें क्वेश्चन में f फंक्शन दिया होगा, g एक ऐसा फंक्शन है जो आप खुद से बनाएंगे, ठीक है, g एक ऐसा फंक्शन है जो आप खुद से बनाएंगे और वो फंक्शन का जो इनपुट है वो y रखेंगे और जो आउटपुट है वो x रखेंगे। ये फंक्शन जो है वो आपको खुद बनाना है। ये एक ऐसा फंक्शन आपने बनाया। अब आपने ये फंक्शन बनाया तो सही, उसके बाद आपने क्या चेक करके बता दिया कि भाई गॉफ भी आइडेंटिटी है और फॉग भी आइडेंटिटी है। तो जब आपने ऐसा एक फंक्शन g ढूंढ लिया जो फॉग और गॉफ आइडेंटिटी देता है तो आप सक्सेसफुल हो गए g ढूंढने में जो f का इनवर्स होगा। ठीक है, किसी भी फंक्शन का अगर इनवर्स ढूंढना है तो हम क्या करेंगे? ऐसा फंक्शन ढूंढेंगे जो गॉफ भी आइडेंटिटी दे, फॉग भी आइडेंटिटी दे और y to x में डिफाइन हो, अगर गिवन फंक्शन x to y में डिफाइन हो। इज इट क्लियर? ये हमारा इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन है। यही डेफिनेशन है जिससे हम बोलते हैं कि फंक्शन इन्वर्टिबल होगा। ठीक है, अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट नोट नीचे लिखी हुई है कि अगर f एक इन्वर्टिबल फंक्शन है तो वो 1 1 और ऑन 2 होगा, और अगर 1 1 और ऑन 2 है तो इन्वर्टिबल भी होगा। सो दिस इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट नोट। ठीक है, अब इसके बाद हम एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड देखने वाले हैं, ठीक है, जिसमें हम कैसे फंक्शन इन्वर्टिबल होता है, ठीक है, ये निकालेंगे। तो फाइंड आउट इनवर्स बोलेंगे ना, तो कैसे स्कूल एग्जामिनेशन में भी लिखेंगे आप, वो हम डिस्कस करेंगे इसके बाद। ठीक है, तो इसको लिख लो आप। यस बेटा। सर नोट समझ नहीं पड़ी। नोट तो बेटा ये बोल रहा है कि फंक्शन अगर इन्वर्टिबल है तो वो 1 1 ऑन 2 होगा, और अगर 1 1 ऑन 2 है तो वो इन्वर्टिबल होगा। ये मैंने मैपिंग के थ्रू आपको समझाया हुआ इससे पहले भी। तो 1 1 ऑन 2 होगा तो इन्वर्टिबल होगा, और 1 1 ऑन 2 नहीं होगा तो इन्वर्टिबल क्यों नहीं होगा? इनवर्स फंक्शन डिफाइन क्यों नहीं होगा? अगर 1 1 नहीं होगा तो एक की दो से एक ही फंक्शन, एक ही जो बोल सकते हैं सेट बी का एलिमेंट है उसकी दो इमेजेस आ जाएगी इनवर्स में, और ऑन टू नहीं होगा तो वो एलिमेंट मैप्ड ही नहीं होगा, तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा। सो एवरी एलिमेंट हैज टू बी मैप्ड आल्सो। ठीक है, तो ये तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ना, यही चीज।
ठीक है, अब एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, वो एग्जांपल के थ्रू हम देख लेते हैं कि इनवर्स के क्वेश्चन हम कैसे करने वाले हैं। ये सबने लिख लिया है? हाँ सर। चलिए तो नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? अ फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम n to y, be a function defined as f of x equals to 4x plus 3 where n to y। अब y क्या है? y वो हर नेचुरल नंबर है जो मुझे आंसर में मिलेगा जब मैं x के अंदर कोई नेचुरल नंबर इंसर्ट करूंगा। इज इट क्लियर? ये सब आप समझ पा रहे हो? मैथमेटिकली ये सब चीज लिखी है, मैं इसको आपको ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। क्या लिखा हुआ है? कैपिटल Y इज सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ Y बिलोंगिंग टू n सच दैट y इक्वल्स टू 4x plus 3 फॉर सम x बिलोंगिंग टू n। मतलब एक फंक्शन जो डिफाइंड है f, उसके इनपुट में नेचुरल नंबर्स है और आउटपुट में y है। अब y क्या है? y भी हर वो नेचुरल नंबर है जो x, मान लो आपने कुछ भी इनपुट किया, ठीक है, मान लो आपने 1 इनपुट किया, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको जो आंसर मिलेगा वो सब n सेट, वो सब y सेट रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, वो सारा y सेट रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे आपने मान लीजिए 1 इंसर्ट कर दिया तो आंसर आपको 7 मिल गया, आपने 2 इंसर्ट कर दिया तो आपको आंसर 11 मिल गया। तो ये सारा जो है 7 11 ये सारा किस में है? कैपिटल Y सेट के अंदर है। कैपिटल Y क्या बोला हुआ है? सारे वो नेचुरल नंबर जो y इक्वल टू 4x plus 3 से जनरेट होंगे, ठीक है, जिसमें x की वैल्यू नेचुरल नंबर आप इंसर्ट करेंगे, ठीक है। अब बोला हुआ है फाइंड द इनवर्स। अब इनवर्स जो होगा वो क्या होगा? g दैट विल बी y टू n, f n टू y है तो g y टू n होगा। अब इनवर्स कैसे निकालेंगे? तो हमने क्या कर लिया, इनवर्स निकालने के लिए ये y दिया हुआ था, y इज इक्वल्स टू 4x plus 3 था, तो क्या मैं यहाँ से x निकाल सकता हूँ? x मेरे पास क्या आ गया? x मेरे पास आ गया y माइनस 3/4, ठीक है। तो अब ये y के टर्म्स में एक फंक्शन है, इसको मैं बोल देता हूँ g ऑफ y। इज इट क्लियर? इसमें और इसमें हमने क्या किया है, जो इनपुट x था उसको अब आउटपुट बना दिया और जो आउटपुट था उसको इनपुट बना दिया। यस अलियस सर। सर नेट नहीं था, मतलब नेट अभी चला गया बीच में से, तो एक बार और क्वेश्चन समझा था ना। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? आपके पास ये फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स विच इज 4x plus 3, और जो कैपिटल Y जो यहाँ पे डिफाइन है वो दिया हुआ है सेट ऑफ वैल्यूज जो आपके आंसर में आएगी, वही लिखा है देखो, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट y की वैल्यू जो है वो 4x plus 3 के 4x plus 3 से आएगी जहाँ पे x नेचुरल नंबर है। तो इफ यू इंसर्ट x एज नेचुरल नंबर्स यू गेट y एज एन आंसर एंड दैट y इज नथिंग बट कंसीडर्ड टुगेदर एंड मेड अस कैपिटल Y का एक सेट बना लिया हमने, ठीक है। हमें उसका इन्वर्स ढूंढना है। तो इन्वर्स के लिए क्या होता है? इन्वर्स के लिए हमने क्या किया, हमने f ऑफ x इज इक्वल टू 4x plus 3 को लिख दिया y इज इक्वल टू 4x plus 3। अब इनपुट हो रहा था x, आउटपुट में आ रहा था y, अब इसको उल्टा करना है तो y, अब करना क्या है, आउटपुट को इनपुट में कन्वर्ट करना है। मतलब जो फंक्शन आपके पास g ऑफ, बोल सकते हो आप f फंक्शन दिया हुआ है ना, तो जो आपके पास y इज इक्वल टू f ऑफ x था, अब आपके पास g ऑफ y टाइप का फंक्शन होना चाहिए जिसमें अंदर आप इंसर्ट y करें। तो वो यहाँ से कैसे निकालोगे? तो y माइनस 3/4 आपका x के बराबर हो जाएगा विच इज नथिंग बट g ऑफ y। अब इनपुट में आप क्या कर रहे हो? y की वैल्यूज इनपुट में डाल रहे हो, तो अब ये g फंक्शन डिफाइन हो गया, ठीक है। फिर आपने क्या कर दिया, g ऑफ f ऑफ x बता दिया x के बराबर, f ऑफ g ऑफ y आपने बता दिया y के बराबर। कर सकोगे ना? यस सर। ठीक है, g ऑफ f ऑफ x की जगह क्या करना है, जहाँ जहाँ y है वहाँ fx रखना है, तो fx माइनस 3/4 आ जाएगा आपके पास। फिर fx की जगह डाल देना 4x plus 3 माइनस 3 हो जाएगा यहाँ पे, 4x plus 3 माइनस 3/4, तो यहाँ पे आपके पास x आ जाएगा। सिमिलरली f ऑफ g ऑफ y जब लिखना है, सी हमारा चैप्टर में कुछ ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट काम नहीं है, सिर्फ लिखना कैसे है आपको ये समझना है, ठीक है। एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन आता है तो हाउ टू राइट, व्हाट आर द स्टेप्स, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा हम डिटेल में जा रहे हैं। f ऑफ g ऑफ y को क्या लिखोगे आप? f ऑफ g ऑफ y, तो जहाँ जहाँ एफ एक्स में x है वहाँ जी वाई लगा दो, तो 4 टाइम्स g ऑफ y प्लस 3 हो जाएगा। अब 4 टाइम्स g ऑफ y क्या आएगा? g ऑफ y ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है, y माइनस 3/4 इंटू y माइनस 3/4 प्लस 3, तो ये 4 4 कट गया, तो y माइनस 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा?
सीधा सीधा y आ जाएगा, ये भी प्रूव कर दिया। f इज इन्वर्टिबल एंड g इज द इनवर्स। ठीक है, उल्टा निकालो, सब्स्टिट्यूट करके प्रूव कर दो f ऑफ g ऑफ x x है, f ऑफ g ऑफ y y है और g ऑफ f ऑफ x x है। ठीक है, आई गेस इट्स वेरी क्लियर। सबको समझ आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? हाँ सर। चलें आगे, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलो एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ आपको। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक सेकंड। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो। अब ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अब ऐसे क्वेश्चन में हम इन्वर्स निकालते कैसे। बहुत बार है ना, हमको इन्वर्स निकालने नहीं आता। उसमें क्या y x से रिप्लेस कर दिया था मैंने, मेरा काम चल गया। अब इस केसेस में मैं इन्वर्स कैसे ढूंढूंगा। ठीक है, ये देखो एफ एक्स आपके पास दिया हुआ है, इसमें इन्वर्स ढूंढना है। ठीक है, ये एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है आपको, इसमें आपको इन्वर्स ढूंढना है। फंक्शन n to r डिफाइन है, f of x is equal to this, show that function from n to s where s is the range of the function is invertible and find the inverse। अब इसने खुद ही बोल दिया फंक्शन जो है, इसने खुद ही बोल दिया जो फंक्शन है वो n to s में डिफाइन है। ठीक है, फंक्शन जो इसने बोल दिया वो n to s में डिफाइन है। इज इट क्लियर? तो n to s में डिफाइन है, जहाँ पे s ऑटोमेटिकली रेंज हो गई है, तो ऑटोमेटिकली फंक्शन ऑन टू हो गया। इज इट क्लियर? और n मतलब नेचुरल नंबर्स, मतलब सिर्फ पॉजिटिव पार्ट क्वाड्रेटिक का इनपुट हो रहा है, पॉजिटिव पार्ट में भी नेचुरल नंबर। तो भाई पॉजिटिव पार्ट जब क्वाड्रेटिक का इनपुट होगा सिर्फ ये वाला ब्रांच, तो ऑब्वियसली ये तो 1 1 भी है, तो यहाँ से 1 1 और ऑन टू तो दोनों ही है, वो इन्वर्टिबल तो होगा ही होगा। अब इसका इन्वर्स कैसे ढूंढेंगे, ये हमारे लिए टास्क है। तो अब इसका इन्वर्स कैसे ढूंढेंगे, ये इसका इन्वर्स ढूंढने के लिए आपको इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। क्या करना है? परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं? y इक्वल टू x के टर्म्स में, आपको x इज इक्वल टू y के टर्म्स में आंसर लाना है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू y के टर्म्स में कैसे लाओगे, इसको आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। देखो 2x का स्क्वायर लिखा हुआ है, देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, पता है परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते थे, 10th में बनाते थे ना, 2x का होल स्क्वायर